योजना आयोग में जो मीटिंग्स होती हैं देश राज्य के आर्थिक विकास के लिए, उनमें किसी तरह की इस तरह की राजनीतिक व्यवधान पैदा किए जाए। इधर नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोलकाता में भाजपा के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस में पावर सेंटर को लेकर बहस चल रही है, लेकिन उन्हें तो कहीं पावर ही नजर नहीं आ रहा है। मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ बैटरी बदलने से गाड़ी नहीं चलने वाली है। पार्टी में अभी विवाद चल रहा है, एक पावर सेंटर हो कि दो पावर सेंटर हो। मुझे समझ नहीं आता है इस विवाद में हम क्या समझे। आप मुझे बताइए मित्रों, कितने पावर सेंटर बाद की बात है, कहीं पावर नजर आ रहा है? पावर हो तो फिर कितने सेंटर में बाद में चर्चा करें, पावर नजर नहीं आ रहा है। और सिर्फ बैटरी बदलने से गाड़ी चलने वाली नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार देर शाम अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति ने दूसरी सूची में 36 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। करीब 2.5 घंटे तक दिल्ली भाजपा मुख्यालय में चली बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार के अलावा कर्नाटक भाजपा के जिम्मेदार नेता शामिल थे। खास बात यह है कि इस सूची में कोई भी बड़ा नाम शामिल नहीं है। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े विचारक गोविंदाचार्य ने रायपुर में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के केवल लोक लुभावन वादे दिखते हैं, हकीकत उससे कहीं दूर है। समाज हित में, जनहित में कोई काम नहीं दिख रहा है। गोविंदाचार्य ने कहा कि देश में भाजपा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी में पीएम पद के लिए सबसे उपयुक्त आडवाणी है। भूमि सुधार कानून पर मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। संसद भवन में हुई इस बैठक में सभी दलों ने अपने अपने सुझाव रखे, लेकिन इस पर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। 18 अप्रैल को फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उम्मीद जताई गई है कि इसमें जरूर कोई न कोई हल निकलेगा। भूमि अधिग्रहण विधेयक के बारे में बहुत सफल रही। इसमें जो हमारी मंशा थी, हमारा लक्ष्य है कि इस बिल को, इस विधेयक को जल्दी से जल्दी लाया जाए। मुद्दों पर, कुछ मुद्दों पर, बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है और ये तय किया है, सहमति से ये तय किया है कि जिस दल के जो सुझाव हों वो अगले 4 दिन में वो भेज दें। हमने 2 अनुशंसाएं नहीं मानी, लेकिन अपनी ओर से बहुत से और संशोधन करके बिल प्रस्तुत किया है। बिल में बहुत जगह सुधार होने की बजाय बिगाड़ हो गया है। जो सरकारी संशोधन आए हैं उनमें से भी कई पर हमें ऐतराज है। दिल्ली के बिल्डर नेता दीपक भारद्वाज हत्याकांड में पुलिस ने दीपक भारद्वाज के छोटे बेटे नितेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दीपक भारद्वाज के वकील बलजीत को भी गिरफ्तार किया है, जो उनके जमीन के सौदे के बारे में जानकारी रखता था। दक्षिणी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त छाया शर्मा ने बताया कि दीपक भारद्वाज पिछले कई महीनों से परिवार से अलग रह रहे थे और संपत्ति विवाद के कारण उनकी हत्या की गई। छाया ने कहा कि दीपक भारद्वाज के छोटे बेटे नितेश ने इस हत्या की साजिश रची और हत्या के लिए 3 से 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई। इस मामले में स्वामी प्रतिमानंद की भी तलाश की जा रही है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक गैस टैंकर के बिजली की तार की चपेट में आ जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है। गैस से भरा हुआ टैंकर मैंगलोर से बेंगलुरु जा रहा था। इस हादसे की वजह ओवरटेकिंग बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु जाते वक्त टैंकर के ड्राइवर ने एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिस वजह से टैंकर पलट गया और बिजली की चपेट में आ गया। इसी बीच टैंकर में आग भी लग गई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
साथ जो है मुंबई की आज अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। मुंबई में डाउ केमिकल्स के दफ्तर के सामने भोपाल गैस पीड़ित संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का-मुक्की हुई। गैस पीड़ित संगठनों ने कहा कि डाउ केमिकल हजारों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार है, लिहाजा उसे भारत में बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। इस दौरान गैस पीड़ित संगठनों ने राहत और पुनर्वास कार्य में भी तत्परता दिखाने की मांग की। इटली के प्रधानमंत्री मारियो मोंटी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को फोन कर इतालवी नौसैनिकों के मसले पर बातचीत की। इस बातचीत में मनमोहन सिंह ने दोनों नौसैनिकों को भारत वापस भेजने के लिए अपने इतालवी समकक्ष की सराहना की। देशद्रोह का आरोप झेल रहे पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को वहां की सर्वोच्च अदालत से थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप के कारण उनकी गिरफ्तारी का आदेश देने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर शीर्ष अदालत ने मुशर्रफ की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें 11 मई तक उन पर लगे देशद्रोह के आरोप को स्थगित करने की मांग की गई थी। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में रह रहे विदेशियों को वहां से चले जाने की नसीहत दी है। उत्तर कोरिया में स्थित एशिया प्रशांत शांति समिति ने सरकारी न्यूज एजेंसी के हवाले से बयान जारी किया कि मौजूदा युद्ध की स्थिति में कोई विदेशी नागरिक इसका शिकार न हो, इसलिए हर एक विदेशी नागरिकों को दक्षिण कोरिया छोड़ देना चाहिए। बयान में सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि सुरक्षा के लिहाज से वो अपना सुरक्षित ठिकाना खोज लें या दक्षिण कोरिया को छोड़ने की तैयारी शुरू कर दें। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में काम कर रहे भारत के 5 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। इनके साथ ही 4 अन्य जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज संयुक्त राष्ट्र के दूतावास अस्पताल में कराया जा रहा है। शहीद जवानों के शवों को भारत लाने का इंतजाम किया जा रहा है। It's my sad duty to confirm to you that 5 Indian peacekeepers were killed earlier today
in the morning in an ambush in Jonglei in southern Sudan, where they were serving as UN peacekeepers with UNMISS, which is a UN peacekeeping operation. In addition, 4 Indian peacekeepers have also been injured. They were part of a convoy of 32 Indian peacekeepers who were escorting a UN convoy. ईरान में मंगलवार को आए 6.1 रिक्टर पैमाने के भूकंप से करीब 37 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 850 लोग घायल हैं। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सैकड़ों लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। भूकंप का केंद्र दक्षिणी ईरान के बुशेहर प्रांत से 100 किलोमीटर दूर काकी कस्बा था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि भूकंप से न्यूक्लियर प्लांट को कोई क्षति नहीं पहुंची है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने मंगलवार को श्रीगंगानगर से श्रीकरणपुर से कांग्रेस संदेश यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार ने 4 साल में बेमिसाल काम किया है, इसे सारा देश जानता है। इस दौरान गहलोत ने वसुंधरा राजे पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लटके झटकों का कोई स्थान नहीं है। इस दौरान पीसीसी चीफ ने भी विपक्ष पर करारे प्रहार किए। स्वराज संकल्प यात्रा के छठे दिन वसुंधरा राजे ने आसपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राजे ने कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को विफल करार दिया और कहा कि सरकार पिछले 4.5 साल से सो रही थी और अब 6 महीने में सौगातें दे रही है। वसुंधरा राजे ने बिजली और पानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं वागड़ में स्वराज संकल्प यात्रा में वसुंधरा राजे का अलग ही अंदाज दिखा। डूंगरपुर जिले के में वसुंधरा राजे एक आदिवासी युवक के साथ बाइक पर सवार होकर मां वीजबा माता के दरबार में दर्शन करने पहुंची और मां के दरबार में पूजा अर्चना के बाद मां की पूजा अर्चना कर वागड़ अंचल से यात्रा की शुरुआत की। सांगानेर इलाके में मंगलवार को 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। हालांकि पुलिस की ओर से कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील दी गई। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक मिली छूट के दौरान लोग अपने घरों से निकले और जरूरी सामान खरीदे। जानकारी के मुताबिक बुधवार को सांगानेर में कर्फ्यू हटाए जाने की पूरी संभावना है। यूपी के सहारनपुर के हुसैनपुर गांव में रिश्ते एक बार फिर लहूलुहान हो गए। जमीन के विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए एक दर्दनाक हादसे में 3 मासूम बच्चों की जानें चली गई। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के खमरिया हरबंस गांव में स्कूल से पढ़ाई करके घर लौट रहे बच्चों ने गांव के ही एक तालाब में नहाना शुरू कर दिया और उसी तालाब में डूबकर इन बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की डूबकर हुई मौत जैसे ही क्षेत्र में फैली, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ जो दिखाई दे अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी।
खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसने पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। यूपी के इटावा में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले जफर की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। दरअसल अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए जफर अली नाम के एक व्यक्ति ने 28 जुलाई 2002 की रात को अपनी पत्नी और 5 बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी थी। 6 लोगों की हत्या की सनसनीखेज घटना को अंजाम देने वाले जफर को फांसी की सजा दी गई थी। अब इसकी दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल में बंद जफर अली को फांसी देने की प्रक्रिया का रास्ता अब साफ हो गया है। यूपी के बहराइच में साल 2008 में गिरफ्तार पाक जासूस मसरूर अहमद को उम्र कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मसरूर को 12 अगस्त 2008 को एटीएस ने बाबागंज रेलवे स्टेशन से उस समय गिरफ्तार किया था जब वो नेपाल भागने की फिराक में था। पाकिस्तान के कराची का रहने वाला मसरूर अहमद रमेश चौधरी बनकर लखनऊ में रह रहा था और पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करता था। खबर उत्तराखंड की। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 1 नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और 10 नगर पंचायत पद के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। यानी पहली सूची में कुल 11 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कांग्रेस ने की है। मध्य प्रदेश के खनिज निरीक्षक संजय भार्गव की मौत का मामले को लेकर उज्जैन में कांग्रेसियों के बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ। कांग्रेसियों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूरे शहर को बंद करवाया और इस दौरान दुकानदारों से जबरदस्ती भी की। कांग्रेसियों ने दुकान बंद करने से मना करने वाले दुकानदारों के साथ अभद्रता की और दुकानों में तोड़फोड़ भी किया। पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली भाजपा पार्टी के संगठन में कितनी एकता है, इसकी वानगी मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिखी, जहां भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर मदन महल चौराहे पर चल रहे कार्यक्रम के बाद भाजपा युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष सुरेश पांडे को युवा मोर्चा के ही कार्यकर्ताओं ने सरेराह दौड़ा दौड़ा कर पीटा और ये तस्वीरें चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे अंजनी आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने इसका अभ्यास किया था। पेट के लिए इस उपयोगी अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिलाकर रखेंगे अपने। सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखें। अब दोनों हाथ कमर पर रख लें, अर्थात अंगूठा आगे, अंगुलियां पीछे की तरफ रखें। अब धीरे धीरे अपने शरीर को 60 डिग्री कोण पर आगे की तरफ झुका लें। अब श्वास लेते हुए पेट फुलाएं, छोड़ते हुए पिचकाएं। श्वास लेते हुए जितना पेट को फुला सकते हैं फुलाएं, और श्वास को बाहर निकालते हुए जितना पेट को अंदर की तरफ पिचका सकते हैं पिचकाएं। अपनी पूरी एकाग्रता लोअर एब्डोमेन पर रखते हुए इसका अभ्यास करेंगे। अब धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे। श्वास लेते हुए पेट फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट पिचकाएं। रिलैक्स करें। अंजनी आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिला लेंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे पहले, और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के पंजों के बगल में रखेंगे और धीरे धीरे एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। आगे ध्यान रखें, पैर का पंजा दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रखें और दूसरा पैर पीछे की तरफ रखें। पंजे को स्लांट कर लें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। शरीर का संतुलन बनाए रखेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए रुकें इसी पोजीशन में और धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए हाथ की हथेलियों को टिका लें। पीछे से पैर का पंजा भी आगे की तरफ ले जाएं, अर्थात पादहस्तासन की स्थिति में आए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर से उठाएं और साइड से नीचे कर लें। इस तरह से 2 से 3 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए आगे झुकें। इस तरह से हाथ के हथेलियों को पैर के पंजों के पास टिका लें, पैर को पीछे की तरफ ले जाएं, पैर के पंजों को स्लांट कर लें। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और एकदम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करें। फाइनल पोजीशन में श्वास की स्थिति सामान्य रखें और शरीर का संतुलन भी बनाए रखें। वापस बिल्कुल धीरे धीरे पहले पीछे से पैर को आगे की तरफ लाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए साइड से नीचे करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे। दोनों पैर मिलाकर रखें अपने और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए झुकें आगे की तरफ। एक पैर के पंजे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और जो पैर पीछे की तरफ गया है उसका घुटना भी जमीन पर टिका देंगे। पैर के पंजे को स्लांट रखते हुए बिल्कुल धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास लेते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करें। इस पोजीशन में अपना पूरा ध्यान स्पाइनल कॉर्ड पर रखें। धीरे धीरे दोनों हाथ वापस आगे ले जाएं और पैर के पंजों को बिल्कुल धीरे धीरे आगे की तरफ लाएं पादहस्तासन की स्थिति में, और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए साइड से नीचे कर लें। बेहद उपयोगी आसन है अंजनी आसन का अभ्यास। हाथ और पैरों की मजबूती बढ़ती है। लोअर एब्डोमेन पे जिनके एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए भी उपयोगी है। मेरुदंड भी इससे लचीला बनता है और आंखों के लिए भी बेहद उपयोगी है ये अंजनी आसन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, स्लिप डिस्क की शिकायत हो तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। आज का योग मंत्र है, जिनको अपच की शिकायत रहती है, अर्थात इंडाइजेशन की शिकायत जिनको रहती है या भूख कम लगती है, वे खाना खाने के आधा घंटे पहले यदि आधा या 1 कप पानी नियमित रूप से पिए तो उनके लिए बेहद उपयोगी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। सूरन की उन्नत खेती पर एक जानकारी। नए अमृत फल उद्यानों की देखरेख एवं प्रबंधन कार्यों पर जानकारी। कंद वर्गीय सब्जियों में सूरन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे जिमी कंद के नाम से जाना जाता है, जिसकी खेती मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में की जाती है। अभी तक तो किसान इसकी खेती छोटे स्तर पर करते आ रहे थे, लेकिन इसकी मांग एवं आय बढ़ने के कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है, परंतु इसके बावजूद भी वो उत्पादन नहीं मिल पा रहा है जो कि मिलना चाहिए। यदि इसके कारणों पर जाएंगे तो बुआई से लेकर फसल की परिपक्वता तक किए जाने वाले प्रबंधनों में की गई लापरवाही मुख्य रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि इन लापरवाहियों का नतीजा यह होता है कि बोए गए कंदों का जमाव कम होता है, फसल कमजोर हो जाती है और खरपतवार भी अधिक उगाते हैं। अंत में ऐसी फसल पर रोग कीटों का भी प्रकोप हो जाता है। ऐसे में कंदों का आकार छोटा रह जाता है, जिसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। फलस्वरूप प्रति एकड़ बहुत ही कम उत्पादन प्राप्त होता है। अब बात आती है कि हमारे किसान सूरन की उन्नत खेती तकनीक को कैसे अपनाएं, जिससे उन्हें उपज अच्छी मिले। तो किसान भाइयों, सूरन की खेती पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की प्रस्तुति। ओल के सर्वोत्तम विकास एवं अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उत्तम जल निकास वाली हल्की बलुई दोमट, जिसमें जीवाश्म पदार्थ का प्रचुर मात्रा हो, उपयुक्त पाई गई है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 से 3 बार देसी हल से अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को मुलायम तथा भुरभुरी बना लेना चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाकर समतल कर दे। जहाँ तक इसकी खेती के लिए उन्नत प्रभेद की बात है तो इसके अंतर्गत गजेंद्र। अब आइए बात करते हैं बीज एवं बुआई विधि पर। ओल का प्रवर्धन वानस्पतिक विधि द्वारा किया जाता है। बुआई हेतु 250 से 500 ग्राम का कंद उपयुक्त होता है। यदि कंद का आकार बड़ा हो तो उसे 250 से 500 ग्राम के टुकड़ों में काटकर बुआई करना चाहिए, परंतु कंद को काटते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम कॉलर यानी कि कलिका का कुछ भाग अवश्य हो। उपरोक्त कंदों को बोने से पूर्व कंदोपचार करना चाहिए। इसके लिए इमिसान 5 ग्राम एवं स्टेप्टोसाइक्लिन 0.5 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर कंद को 25 से 30 मिनट तक या ताजा गोबर या गाढ़ा घोल बनाकर उसमें 2 ग्राम कार्बेंडाजिम पाउडर प्रति लीटर पानी में मिलाकर कंद को उपचार कर छाया में सुखाने के बाद ही बुआई करें। बीज दर कंद के आकार एवं बुआई की दूरी पर निर्भर करती है। जैसे अगर कंद का वजन 250 ग्राम है और इसकी दूरी 75 गुने 75 सेंटीमीटर पर लगाई जाती है तो बीज दर होगी 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर 500 ग्राम के कंद की बुआई 75 गुने 75 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं तो इसके बीज दर हो जाएंगे 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर 250 ग्राम के कंद को 1 गुने 1 मीटर की दूरी पर लगाते हैं तो बीज दर होगी 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और 5